हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता ही है, सर जी अकेडमी जो अंब में है वो अपनी एक ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। हर सब्जेक्ट के लिए वो ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आएगी। जैसे टेट नॉन मेडिकल का हम यहाँ पे जो है सीरीज स्टार्ट की है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जीके की। तो आज जो मैं अपने इस लेक्चर में जो यहाँ पे आपको सीरीज कराने जा रही हूँ वो है केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम टेट नॉन मेडिकल से सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर वाइज या फिर आप बोल सकते हो कि टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग की है, कुछ चैप्टर्स की, जिनमें हम सब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है मेटल्स, नॉन मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के बारे में इस सीरीज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में आपको इस सीरीज में क्वेश्चन मिलेंगे, और मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम उसके ओर के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेटल्स हैं, उनके कौन कौन से ओर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके एलॉयज कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब कुछ मेटल यहाँ पे थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मतलब कोई मेटल अगर हमने उनको कन्वर्ट किया है थिन शीट्स में अगर हमने उनको कन्वर्ट किया है तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। नंबर 1 इज ब्रिटलनेस, नंबर 2 इज मेलिएबिलिटी, नंबर 3 इज मेटेलिक लस्टर, नंबर 4 इज डक्टिलिटी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेलिएबिलिटी। मतलब जब भी मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट किया जाएगा तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ऑप्शंस के हिसाब से अब यहाँ पे डक्टिलिटी भी है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में क्या फर्क है। तो डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिनमें मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है वायर्स में। तो डक्टिलिटी में क्या है? मेटल्स can be converted into thin wires। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। और मेलिएबिलिटी तो आपको यहां पे बता ही दिया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स कन्वर्ट होते हैं शीट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको ये भी दे रखा है एक मेटेलिक लस्टर। लस्टर का क्या मतलब होता है? मेटल शो शाइनिंग सरफेस। मतलब मेटल्स क्या होते हैं? जनरली चमकीले होते हैं। उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। तो यहाँ पे मेटेलिक लस्टर अगर आपको दिया जाए तो उसका मतलब है शाइनिंग सरफेस, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन था थिन शीट, तो उसका आंसर क्या होगा? मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अपने में से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन इज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से आप पॉज करिए वीडियो और उसको सेलेक्ट करिए ताकि आपको पेपर में प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हमने वहां पे ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर। सिल्वर इज द राइट आंसर। सिल्वर एक ऐसा मेटल है, जितने भी मेटल्स हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। विच मेटल इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
विच मेटल इज गोल्ड एज व्हाइट गोल्ड, किस मेटल को सफेद सोना बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं? तो ऑप्शंस आर प्लेटिनम, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम एक ऐसा मेटल है जिसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। गोल्ड का तो हमें पता है, हम बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की, वैसे ही प्लेटिनम की ज्वेलरी भी आती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मतलब बोलता है कि जब भी जो मेटल्स हैं वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरह की गैस वहां पे लिबरेट होती है? मतलब व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, तो किस तरह की हमारे पास यहां पे गैस लिबरेट होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पे राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब भी मेटल किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद फ्लेम, सोडियम क्या है? यहां पे मेटल है। सोडियम यहां पे क्या है? मेटल है। बोलता है कि जब सोडियम मेटल आपके पास यहां पे किसके साथ रिएक्ट करता है? फ्लेम के साथ रिएक्ट करता है। विच कलर इज एमिट फ्रॉम इट, मतलब सोडियम को अगर हम फ्लेम पे रखें, उसको हीट करें, तो किस तरह का कलर हमें वहां पे शो होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर ग्रीन, येलो, वॉयलेट, ब्लैक। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है सोडियम किस तरह का कलर एमिट करता है। पॉज करिए वीडियो को और बताइए आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है येलो। येलो इज द राइट आंसर। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह से जो मेटल है वो कलर्स को एमिट करते हैं, किस तरह के कलर शो करते हैं, तो क्यों करते हैं ऐसे मेटल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सोडियम का ही लेंगे, सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, सोडियम जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 281। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके? 1। मान लो हमने सोडियम को यहां पे रखा, मान लो ये इसकी है ग्राउंड स्टेट, यहां पे सोडियम है। फिर उसके बाद यहां पे हम बना लेते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब हमने क्या किया, सोडियम को यहां से फ्लेम दिया, मतलब इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, हीट किया। जब भी यहाँ पे सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया कि कितने होते हैं, 1 होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में होगा, जब उसको हीट मिलेगी, हीट मिलने पे वो कहाँ चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। बिकॉज यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या होती है, लो एनर्जी। लो एनर्जी के साथ साथ ये होता है यहाँ पे स्टेबल नेचर का, ठीक है। जब इसको यहां से हीट मिलेगी तो ये कहां चला जाएगा, जंप करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में। बिकॉज इसकी एनर्जी क्या हो गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इज इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे उसको हमने क्या किया, नीचे से हीट किया, एनर्जी ज्यादा हो गई और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। नीचे क्या था, अपनी ग्राउंड स्टेट में वो स्टेबल था, लेकिन ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। अब यहाँ पे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वहां पे उसकी अनस्टेबिलिटी के कारण वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं स्टेबिलिटी गेन करूं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने गेन की है उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे एमिट करेगा, मतलब निकाल देगा। जब एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें से निकल जाएगी तो फिर से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा।
और जो ये एनर्जी यहाँ से इमिट हुई है इसकी वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, कलर शो होता है किनका, मेटल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जब सोडियम की बात आएगी, सोडियम मेटल आएगा, तो वो किस तरह का कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। तो इस तरह से जितने भी मेटल्स हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, जब उनको फ्लेम किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं तो वो कलर को क्या करते हैं, शो करते हैं, बिकॉज वहां से एनर्जी क्या हो रही होती है, एमिट हो रही होती है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। Which of the following compound is used for photography? फोटोग्राफी, जब फोटो वगैरह फोटोग्राफर क्लिक करते हैं तो वहां पे जब वो फोटो निकल के आती है तो वहां पे कुछ कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, तो हमें वो पता होना चाहिए कि वो कौन सा कंपाउंड होता है। द ऑप्शंस आर सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे पॉज कीजिए और अपना ऑप्शन लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन चारों में से जो आपका आंसर होगा वो होगा सिल्वर ब्रोमाइड। द आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AgBr। AgBr जो आपका है वो इट इज यूज्ड इन दी फोटोग्राफी। बहुत बार टेट नॉन मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको ध्यान में रखना है। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे है सिल्वर आयोडाइड AgI। ठीक है, जो AgI है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जो भी हम करेंगे। सिल्वर जो आपका आयोडाइड है वो यूज होता है इन आर्टिफिशियल रेन। इन आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन जब करानी होती है तब वहां पे कोई कंपाउंड यूज होता है। कौन सा कंपाउंड होगा वो, सिल्वर आयोडाइड। एंड सिल्वर ब्रोमाइड यूज होगा किसमें, फोटोग्राफी में। अब एक और है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। AgNO3, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका कंपाउंड है, इट इज यूज्ड इन वोटर इंक। वोटर इंक मतलब जब भी हम इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं हमारी फिंगर पे एक इंक से मार्क कर दिया जाता है, जो बहुत दिनों तक वो इंक वहां से नहीं जाती है। ठीक है, तो वो जो इंक होती है उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट। फिर एक आपका सी ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है KBr। अब इसका भी एक इंपॉर्टेंट यूज है, ये यूज होता है इन मेडिसिन्स को बनाने में यूज होता है किसका, पोटेशियम ब्रोमाइड का। तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उसके अलावा इन तीनों ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस में से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। Which of the following non-metal is used for purification of water? मतलब आपको अब 4 नॉन मेटल्स के ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है किसके लिए, वाटर को प्योर करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए। अगर वाटर क्या है, गंदा हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है, ठीक है, ड्रिंकिंग के लायक नहीं है, यूजेबल नहीं है, तो हम उसको क्या करना चाहेंगे, क्लीन करना चाहेंगे। तो क्लीन करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो यूज होगा। नंबर 1 ऑप्शन ब्रोमीन, नंबर 2 आयोडीन, नंबर 3 क्लोरीन, नंबर 4 फ्लोरीन। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो आपका ऐसा नॉन मेटल है जो यूज होता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश आर यूज्ड फॉर डीप सी डाइवर्स। मतलब यहां पे आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसका मिक्सचर यूज किया जाता है डीप सी डाइवर के लिए। मतलब पानी के नीचे जो मतलब पानी में तैरते हैं वो क्या करते हैं, अपने मुंह पे एक सिलेंडर लगाते हैं जिनको वाटर में जाने के बाद भी सांस लेने में, ब्रीथ करने में मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शंस आर हीलियम एंड नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन इज हीलियम एंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन इज हीलियम एंड ऑक्सीजन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज हीलियम एंड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पॉज कीजिए वीडियो को और अपने यहाँ पे सोचिए या याद कीजिए आपको, क्योंकि ये सब चीजें मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा दी गई हैं, और जो आपके सर्जी एकेडमी की जो ऐप है उसमें भी आपको मैंने ऑनलाइन ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। तो यहाँ पे पॉज करके आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हीलियम एंड ऑक्सीजन। हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है फॉर डीप सी डाइवर्स, मतलब जब भी वो पानी के नीचे तैरते हैं तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना आए, तो सिलेंडर जो वो मुंह पे लगाते हैं उनमें ये दो गैसेस होती हैं, हीलियम और ऑक्सीजन। क्यों हम यहाँ पे हीलियम का यूज करते हैं? बिकॉज हीलियम जो है, हीलियम जो गैस है, हीलियम इज नॉट soluble in blood, ब्लड में वो सॉल्युबल नहीं होता, मतलब जब वो सांस लेंगे हम हीलियम और ऑक्सीजन की, तो वो हमारे ब्लड में क्या नहीं होगा, मिक्स नहीं हो पाएगा, मतलब हमें उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को। अब यहाँ पे जो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दी अस्थमा पेशेंट। जितने भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स को क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब वो सांस लेते हैं तो उनको कुछ चाहिए होता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो इतने पंप आते हैं जिनको वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो उन पंप्स में भी कौन सा मिक्सचर होता है, हीलियम एंड ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। The 9th question is, which of the following gas is used in filling of electric bulb? जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जिनका हम घरों में भी यूज करते हैं, तो उनमें भी एक गैस फिल होती है। तो हमें पता होना चाहिए उन इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शंस आर क्लोरीन, नंबर 2 ऑर्गन, नंबर 3 क्रिप्टन, नंबर 4 इज हाइड्रोजन। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑर्गन। ऑर्गन ऐसी गैस है जिनका हम यूज करते हैं इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व्ड इन वाटर विच आर जनरली कॉल्ड। बोलता है कि जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, अब मेटल्स के ऑक्साइड कैसे बनते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। यहां पे मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब जो ये मेटल के ऑक्साइड होंगे, इनका नेचर होता है बेसिक, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। जनरली किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। अब बोलता है जो ये मेटल के ऑक्साइड जो बेसिक नेचर के हैं, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जब इन मेटल ऑक्साइड्स को किस में डिसॉल्व करेंगे, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जब उनको वाटर में क्या करेंगे, डालेंगे, तो वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल। क्या होंगे, इनसॉल्युबल, मतलब वो नहीं घुलेंगे, उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन बोलता है ऐसे मेटल्स ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जनरली ज्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल रहते हैं, लेकिन बोलता है ऐसे मेटल्स, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलेंगे, मतलब जो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ऐसे मेटल्स ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, एल्कलीज। क्या बोलेंगे, एल्कलीज। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर एसिड, अल्कलीज, सॉल्ट्स या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, अल्कलीज। मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो उन मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज।
ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब बोलता है एल्यूमिनियम जब अपने ऑक्साइड्स बनाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है Al2O3, जब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो कैसे नेचर के होते हैं। अब एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब जितने भी ज्यादातर मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन है, सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होंगे, कुछ वहां पे ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स होंगे जो किसी और नेचर के होंगे। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड्स, ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। अब क्या मतलब है एम्फोटेरिक नेचर का, अभी तो हमने पढ़ा था मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के, लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है दो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड में कि वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। मतलब एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे। ऐसे ऑक्साइड जो दोनों टाइप के बिहेवियर शो कर सके, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी, ऐसे ऑक्साइड्स को बोलेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल किया तो वो किस नेचर का होगा, एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आएगा सी ऑप्शन, एम्फोटेरिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th, जिसमें आपको वो पूछा गया है मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल के ऑक्साइड्स बनाएगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा यहां पे, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये यहां पे बनेगा। अब बोलता है कि हमें बताना है कि जो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं वो किस नेचर के होंगे। जैसे अभी हमने पीछे किया पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर के होंगे, बेसिक नेचर। अब यहाँ पे बेसिक जो नेचर है उनका क्या पूछा है, पीएच लेवल पूछा है, कितना पीएच होगा। अब आपको पता होना चाहिए ये पीएच स्केल होता है, ठीक है, सेंटर में आता है 7, यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 है, फिर 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जो आपका पीएच स्केल होता है ये होता है 1 से लेके 14 की रेंज तक। 7 से जितने भी पीछे हैं, 7 से लेके पीछे को अगर हम जाए 1 to 7, ये होते हैं एसिडिक नेचर के, एसिडिक। जितने भी 7 से आगे 14 तक होंगे वो होंगे बेसिक नेचर के। कौन से होंगे, बेसिक नेचर के। और ऐसे कंपाउंड जिनका पीएच लेवल कितना होता है 7, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। 7 वाले क्या होते हैं, न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का क्या है, न्यूट्रल नेचर है, तो इसलिए उसका पीएच लेवल होता है 7। लेकिन अभी हमें मेटल ऑक्साइड्स का बताना है, तो आपको दिख रहा है वहां पे मैंने लिखा है मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे आपको स्केल पे भी दिख रहा है कि जितने भी बेसिक नेचर के हैं, बेसिक कंपाउंड्स हैं, उनका जो पीएच लेवल है वो क्या है, मोर देन 7 है, ठीक है, मोर देन 7 है। तो हमें वही ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ है। नंबर 1 इज लेस देन 7, नंबर 2 इज मोर देन 7, नंबर 3 इज इक्वल टू 7 एंड नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, मोर देन 7, मोर देन 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज, बोलता है कि आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है।
जैसे हमने पढ़ रखा है ये कि जो आयोडीन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, बट इट इज, ऑप्शन दे रखे हैं, सोनोरस है, मेलिएबल है, लस्ट्रस है या फिर डक्टाइल है। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से जो आयोडीन है वो किस नेचर का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो आयोडीन है वो क्या है, लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस का है। अब हमने जनरली पढ़ा था कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो शाइन नहीं करते, वो उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं और पेपर में हमेशा एक्सेप्शन ही आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो क्या होगा, आपका लस्ट्रस होगा, ठीक है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। तो ये राइट आंसर इज लस्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट मेटल विद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये भी हमने जनरली कर रखा है कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स आर हार्ड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सॉलिड और हार्ड होने के कारण उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमें जनरली मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ही पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन एक्सेप्शंस है कुछ यहाँ पे मेटल्स की, जिसमें क्या है, इतने ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। तो ऑप्शंस आर गैलियम, नंबर 2 सीजियम, नंबर 3 बोथ गैलियम एंड सीजियम एंड नंबर 4 नाइदर गैलियम नॉर सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब जितने भी मेटल है हार्ड होने के कारण, सॉलिड होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो सीजियम और आपका गैलियम है ये क्या होते हैं, बहुत तरह से सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने के कारण ये क्या करते हैं, मेल्ट एट आवर पाम, या फिर आप बोल सकते हो एट अवर हैंड। हमारे हैंड पे ही अगर हम इनको रखेंगे, दोनों मेटल्स को, दोनों में से किसी को भी, तो हमारे हैंड पे ही वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने का मतलब क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा लो होगा। तो ये एक्सेप्शन है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, पेपर में बहुत बार पूछता है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर। जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के पढ़ने के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर्स में, उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर जब हम करते हैं तो बीच में एक प्रोसेस आती है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम कंसंट्रेटेड ओर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में। तो यहां पे आप नोट डाउन करेंगे, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ concentrated ore और किस टाइप का कंसंट्रेटेड ओर लेंगे वो हम लिखेंगे अभी यहां। जो आपका करेक्ट आंसर होगा, कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। मतलब हम कंसंट्रेटेड ओर लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेटल के ऑक्साइड में। अब यहाँ पे पूछा है कि जो वो कंसंट्रेटेड ओर है वो किस टाइप का ओर होगा। तो ऑप्शंस आर सल्फाइड ओर, नंबर 2 इज कार्बोनेट और नंबर 3 इज सोडियम और नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन में जो भी हम ओर यूज करते हैं वो यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट को हम लिखेंगे ZnCO3, ठीक है। ZnCO3 को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO
जिंक ऑक्साइड प्लस यहां से रिमूव होगी, रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो भी कैल्सिनेशन प्रोसेस है इट टेक प्लेस in the absence of air, or in the limited supply of air, मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तब वहां पे एयर की या तो क्या होनी चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए, या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में उसको रखा होना चाहिए। तो यहां पे कार्बोनेट और इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ विच मेटल। जब हम मेटल्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, एक्सट्रैक्शंस हमने पढ़ी थी, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मेटल में बहुत सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो पूरी तरह से प्योर नहीं होते, और उन इम्प्योरिटीज को ही रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स अपनाते हैं। तो यहाँ पे मेथड है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस इज द मेथड विच इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ विच मेटल। किस मेटल के लिए हम यूज करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर जर्कोनियम, टाइटेनियम, निकल एंड क्रोमियम। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे आपका निकल। राइट ऑप्शन इज निकल। निकल को प्यूरिफाई करने के लिए हम मॉन्ड प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन इज Which of the following is used as refrigerant to preserve the food? अब बोलता है नीचे जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जो हम यूज करते हैं टू प्रिजर्व दी फूड। मतलब फूड खराब ना हो, बहुत दिनों तक हम उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। अपने फ्रिजेस में रखते हैं, घर में फ्रिज होता है उसमें रख देते हैं तो 2-3 दिन तक वो खराब नहीं होता। तो उस फ्रिज में भी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं उन पे कौन सा रेफ्रिजरेंट डलता है, कौन सा ऐसा कंपाउंड डलता है? तो ऑप्शंस आर लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड फॉस्फोरस। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है एज अ कौन सा रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व द फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ द मर्करी। इंपॉर्टेंट है, आपको टेट एग्जाम में और से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे आपसे किसका और पूछा हुआ है? मर्क्यूरी का। मर्करी किस ओर से क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऑप्शंस आर गैलेना, क्रायोलाइट, सेनेबार, पिंच ब्लेंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सेनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HGS। HGS इज द फॉर्मूला ऑफ सेनेबार विच इज एन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर और ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे गैलेना है। गैलेना इज द ओर ऑफ लेड, जिसका आंसर होता है PB और फॉर्मूला होता है PBS। ठीक है, ये भी बहुत बार पेपर में आया है। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड इज द ओर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का है, ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6H2O। तो ये किसका आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, पोटेशियम का भी ये है और मैग्नीशियम का भी है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेनेबार। सेनेबार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला बताना है आपने कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। डोलोमाइट इज ऑल्सो एन ओर ऑफ सम मेटल्स। तो ऑप्शंस आर MgCO3 मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेकेंड इज CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में ही अटैच है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। C इज कैल्शियम कार्बोनेट अकेला, और D इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 10H2O। तो यहाँ पे जो आपका डोलोमाइट का फॉर्मूला है वो है ये, बी ऑप्शन इज करेक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका क्या मतलब है कि जो डोलोमाइट है ये ओर ऑफ मैग्नीशियम भी है, इसमें से हम मैग्नीशियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये ओर ऑफ कैल्शियम भी है, क्योंकि आपको दिख रहा है कैल्शियम भी है यहाँ पे और मैग्नीशियम भी है। दोनों को यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट है अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू क्योर द स्टमक डिजीज। जितनी भी पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है एसिडिटी। यहाँ पे एसिडिटी अगर किसी पर्सन को है तो वो क्या करेगा, गैस की दवाई खाएगा, ठीक है, एसिडिटी की दवाई खाएगा। तो जो वो एसिडिटी की मेडिसिन होती है उसमें कौन से कंपाउंड यूजुअली यूज किए जाते हैं? तो ऑप्शंस आर MgCO3, MgOH मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मतलब ये कैसे बनते हैं? मैग्नीशियम क्या है, एक आपके पास मेटल है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहां पे क्या बनाएगा, MgOH ट्वाइस, ठीक है, और यहां पे ये यूज होगा टू क्योर द स्टमक डिजीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, ब्रास इज कंपोजिशन ऑफ। ब्रास क्या है, एक एलॉय है। एलॉय क्या होते हैं, मेटल को किसी और मेटल के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसको अपनी नीड के हिसाब से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्रास का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है ब्रास के लिए। तो ऑप्शंस आर, कॉपर जो 70% है उसके साथ जिंक प्रेजेंट है 30%, सेकंड ऑप्शन इज जिंक 30%, कॉपर 20% एंड टिन SN जो है वो 50% है। सी है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस जिंक, लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट है आपका करेक्ट आंसर। ब्रास इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर। जो कॉपर है वो आपका 70% होगा और जो आपका जिंक होगा वो 30% होगा। नेक्स्ट इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द मेटल दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। अब आपको इन चारों में से बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जब हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विद वाटर, तो कौन सा मेटल है जो फ्लोट करता है, ठीक है, मतलब तैरता है पानी के ऊपर। द ऑप्शंस आर मैग्नीशियम एंड सोडियम, सेकंड इज सोडियम एंड कैल्शियम, थर्ड इज मैग्नीशियम एंड Na सोडियम एंड लास्ट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं उस पे। फॉर एग्जाम्पल अब हम कैल्शियम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो फ्लोट करते हैं। तो कैल्शियम का एग्जाम्पल लेंगे, जब भी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे हम वाटर लेंगे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी CaOH ट्वाइस, बस यहाँ से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी गैस जब किसी रिएक्शन से रिलीज होती है तो वो रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक। लेकिन ये जो रिएक्शन है इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगी, मतलब यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में जो हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं होगा जितना यहाँ से उसको होना चाहिए था। ऐसा होने के बाद क्या होगा, जब ज्यादा यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम से समझते हैं, ये हमने वाटर लिया है, वाटर के ऊपर हमने कैल्शियम का एक अच्छा टुकड़ा जैसा पीस जैसा रखा है, ठीक है। जब भी इसमें क्या होगी, रिएक्शन होगी, मतलब ये कैल्शियम है, कैल्शियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होगी ज्यादा अमाउंट में नहीं होगी, बहुत लेस अमाउंट में होगी, ये लेस अमाउंट में। जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। हाइड्रोजन गैस, अब गैस क्या करती है, उनमें प्रेशर होता है, प्रेशर के कारण क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। जब बबल्स बनेंगे तो यहाँ पे जो बबल्स हैं वो कैल्शियम के साथ क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, कैल्शियम के साथ वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब बबल्स कैल्शियम के साथ स्टिक कर जाएंगे तो बबल्स के कारण ही, स्टिकनेस के कारण ही जो कैल्शियम है वो वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा,
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आते हैं 23 पे। What happens when a pellet of sodium is dropped in water? जब भी सोडियम की पैलेट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, फेंक दिया जाता है, ठीक है, रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ, तो कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है? इट कैचेस फायर एंड फॉर्म ऑक्साइड, सेकेंड इज इट absorb heat and form oxides, third it catches fire and forms hydroxide, last option is it absorb heat and form hydroxides। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो हाइड्रोजन सॉरी आपका जो सोडियम है वाटर के साथ रिएक्ट करने पे फायर को कैच करता है और वहां पे किसकी फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। इसीलिए जो सोडियम है इसको हम किस में रखते हैं स्टोर करके? केरोसिन ऑयल में इसको स्टोर करके रखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा मेटल है जिसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है? तो आंसर इज केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट इज 24 क्वेश्चन। पिक द स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट अबाउट नॉन मेटल्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है नॉन मेटल्स के लिए। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। नॉन मेटल में से जो ब्रोमीन है वो ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी करेक्ट है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये है ग्रेफाइट है, ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ये भी हमने पढ़ रखा है। इसका स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। जैसे हमने अभी पढ़ा मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, जितने भी नॉन मेटल हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं एसिडिक नेचर के। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 25th क्वेश्चन है एक्वा रीजिया। यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। एक्वा रीजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated HCl। ठीक है, अब बोलता है जो एक्वा रीजिया है, एक्वा रीजिया जो है वो यहाँ पे क्या है? मिक्सचर बताना है आपको किस किस का है। तो यहाँ पे जो एक्वा रीजिया है, यहाँ पे आएगा U। एक्वा रीजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया बोलते हैं। अब बताना है आपने कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब जो HNO3 है कंसंट्रेटेड वो कितने प्रोपोर्शन में होता है और आपका जो HCl है वो कितने प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और अपना आंसर टिक कीजिए पॉज करके वीडियो को। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपका कंसंट्रेटेड HNO3 है वो 1 रेशो मतलब 1 प्रोपोर्शन में, और जो आपका HCl है कंसंट्रेटेड वो 3 प्रोपोर्शन में होता है। 26th क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ के क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला मेटल है वो कौन सा है? तो ऑप्शंस आर आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड सोडियम। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन, 26 हो गया। 7th क्वेश्चन द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट
among the metals, मतलब आपने बताना है जितने भी मेटल्स हैं उन सभी में से जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब सबसे ज्यादा कम हीट कंडक्ट करता है, ऐसा कौन सा मेटल है। तो ऑप्शंस आर नंबर 1 लेड, नंबर 2 मरकरी, नंबर 3 कैल्शियम एंड नंबर 4 सोडियम। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो है यहाँ पे लेड। लेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे 28। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। तो ऑप्शंस आर Na2O, नंबर 2 इज CO, नंबर 2 इज CO, नंबर 3 इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो अब आपको पता है यहाँ पे जो आपका Na है सोडियम, वो क्या है, मेटल है, ठीक है। तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक। लेकिन हमें क्या पूछा है, एसिडिक का पूछा है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल नेचर का होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। अब CO न्यूट्रल नेचर का होगा, ये आते हैं पेपर में, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो आपका Al2 है ये तो एम्फोटेरिक नेचर, अभी हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा एम्फोटेरिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो CO2 है, बिकॉज C इज कार्बन विच इज एन नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। तो आपका जो C ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 29। 29 इज इन द ट्रीटमेंट in the thermite welding a mixture of dash and dash is used in railway tracks। मतलब आपका जब भी हमने एक्सट्रैक्शन किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी थर्माइट बेल्डिंग। थर्माइट बेल्डिंग में आपको बताना है हम किस किस का मिक्सचर यूज करते हैं इन दी रेलवे ट्रैक्स, मतलब रेलवे ट्रैक्स को बेल्ड करने के लिए, बेल्डिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शंस आर Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, नंबर 2 Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, C is 2Fe प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, जो आपका Fe आयरन का ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर हम यूज करते हैं इन दी बेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। वहां पे जो एल्यूमिनियम है ये यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जाएंगे हम 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। यहां पे आपको बताना है कि हमें पता है जब भी हम आयरन है, फॉर एग्जाम्पल आयरन को अगर हम बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रखें तो वहां पे क्या होगा, बहुत दिनों के बाद जब हम उसको देखेंगे तो आयरन पे क्या लगा होगा, रस्ट लगा होगा, वो आयरन खराब हो रहा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो आयरन खराब ना हो, इसलिए हम उस पे क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं किसी मेटल की, किसी मेटल को उसके ऊपर रख देते हैं, मतलब आयरन को ढक देते हैं पूरी तरह से उस मेटल से। तो बोलता है रस्टिंग से बचाने के लिए जो आयरन है उस पे किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, किसकी कोटिंग की जाती है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं प्रोसेस को। तो ऑप्शंस आर गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सिल्वर। इनमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है यहाँ पे जिंक। जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं हम किस पे, आयरन पे, ताकि उस पे रस्ट ना लग सके। तो ऑप्शन जिंक इज करेक्ट। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन इज व्हाई मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब बोलता है, हमने पीछे पढ़ा था जब भी मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। लेकिन बोलता है हर किसी एसिड के केस में ऐसा नहीं होता, हर एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके
हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको वही बोला है कि नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं करता हाइड्रोजन को लिबरेट। तो यहाँ पे हमें रीजन बताना है। ऑप्शन 1 इज nitric acid is a strong reducing agent, number 2 nitric acid is a strong oxidizing agent, and number 3 nitric acid is a strong acid, and number 4 none of these। हमें बताना है कि नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल होगा यहाँ पे मेटल प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। जब बोलता है मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा वाटर। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। एक्सेप्शनल केस है। द रीजन इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमें याद रखना है, वो जब भी रिएक्शन हो रही होती है, हाइड्रोजन बन नहीं रही होती है, तभी नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन ना बना के क्या बना देता है, वहां पे वाटर की फॉर्मेशन करता है। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरह से पढ़ा होगा तो ये आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। फिर भी अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन अगर नहीं किया होगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को ही पढ़ लोगे, लर्न कर लोगे, बार बार रिवाइज करोगे यहाँ से, तो आपका टेस्ट पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो सकता है, टेट नॉन मेडिकल का। तो इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।